हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से राइट वे क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं आपसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं के बारे में आगे की बातचीत करूंगा। जिन बच्चों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार उसे ज़रूर देख ले। उस वीडियो में मैंने समझाया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएँ होती क्या हैं और उनके बीच की दूरी कितनी होती है, संख्या में कितनी होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी बताया था और साथ ही साथ यह भी बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किन्हीं दो अक्षांशों के जो बीच की डिस्टेंस होती है वह होती है 111 किलोमीटर, यानी कि किन्हीं दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। मानने की बात है यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और यह 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उत्तरी और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति लोकेशन ज्ञात करने के लिए हम इन रेखाओं का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। बात समझ में आई? यानी कि इन रेखाओं के माध्यम से हम किसी स्थान की आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अगर बाई चांस कोई स्थान 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तो हम बोल सकते हैं कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, या 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, या 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अगर ऐसी कोई लोकेशन है, ऐसी कोई जगह है कि या ऐसा कोई पॉइंट है जो इन दो अक्षांशों के बीच में पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने किन्हीं दो क्रमागत अक्षांश यानी 1 डिग्री अक्षांश को 60 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसके 60 हिस्से किए तो एक हिस्से को कहा 1 मिनट। ठीक है, तो इसलिए 60 हिस्से क्या होंगे, 60 मिनट। यानी कि 1 डिग्री के 60 हिस्से किए तो एक हिस्सा क्या हुआ, 1 मिनट। और उस 1 मिनट के भी कितने हिस्से किए, 60 हिस्से। यानी कि 60 हिस्से किए तो उसे हमने क्या कहा, 60 सेकेंड। बात समझ में आई? यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तथा 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इनके माध्यम से हम किसी भी स्थान की जानकारी आसानी से पृथ्वी पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि पृथ्वी एक तो अपनी अक्ष पर घूमती है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हुई एक काल्पनिक अक्ष है इसकी, उस पर क्या करती है, रोटेट करती है, इस प्रकार मूव करती है। बात समझ में आई? और एक यह सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर भी क्या करती है, घूमती है। ठीक है, अब अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो इसे समय लगता है वो कितना लगता है, 1 दिन का समय लगता है। अपनी अक्ष पर इसे घूमने में 1 दिन का समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सूर्य के सामने पृथ्वी का जो भी हिस्सा होता है उस पर क्या रहता है, प्रकाश रहता है, यानी कि दिन रहता है। तथा जो पिछले वाला हिस्सा होता है जो सूर्य के सामने नहीं होता तो उस पर क्या रहता है, रात होती है, यानी कि अंधेरा रहता है। बात समझ में आई? यानी कि सामने वाले हिस्से पर दिन और पिछले वाले हिस्से पर क्या होती है, रात होती है। बात समझ में आई? अब मैंने बताया कि अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन तथा एक पूरा चक्कर करने में जो लगा समय है वो क्या है, 1 साल का समय है। बात समझ में? अब मानने की बात है, यह ग्लोब है, पृथ्वी का एक प्रारूप है और ये क्या है, इक्वेटर है। बात समझ में? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है और ये क्या है, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। बात समझ में? तो सूर्य का जो प्रकाश है, वो क्या है कि कहीं पर लंबवत पड़ता है और कहीं पर लंबवत नहीं पड़ता है, और कहीं ऐसी कुछ जगह ऐसी है कि वहां कभी भी लंबवत नहीं पड़ता, वहां पर हमेशा सूर्य का प्रकाश तिरछा ही प्राप्त होता है, यानी कि लंबवत कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो वे जगह कौन सी है, तो ध्यान रखना कि जो सूर्य का लंबवत प्रकाश है वो हमेशा कहां से कहां तक मिलता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मिलता है। बात समझ में? यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक। कर्क रेखा से ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं मिलेगी, न ही मकर रेखा से नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत प्राप्त होती है। अब पृथ्वी जो है, हमें यह भी पता है कि पृथ्वी अपनी कक्षा के लंब से 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। तो इस कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश कभी इक्वेटर पर लंबवत होता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है यानी कि कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर लंबवत होता है। बात समझ में? यानी कि सूर्य का प्रकाश कभी विषुवत रेखा पर लंबवत, धीरे धीरे कर्क रेखा पर लंबवत, फिर वापस स्टार्ट, यानी कि कर्क रेखा से बाहर नहीं जाएगा लंबवत प्रकाश। ठीक है, फिर वापस क्या, दोबारा फिर विषुवत रेखा पर, फिर किस तरफ जाएगा, मकर रेखा पर जाएगा, फिर मकर रेखा से फिर वापस
कहां पर, विषुवत रेखा पर, यानी कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गया, और फिर कहां है, इक्वेटर पर आया। तो इसे पूरा एक चक्कर करना, यानी कि ये एक साइकिल पूरा करने में इसे जो वर्ष लगता है, यानी कि एक राउंड जब ये पूरा कर लेता है तब ये पूरा साइकिल पूरा हो जाता है। बात समझ में आई यहाँ पे। यानी कि कभी तो प्रकाश क्या होगा, विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, कभी प्रकाश क्या होगा, कर्क रेखा पर लंबवत होगा, कभी प्रकाश क्या होगा, मकर रेखा पर लंबवत होगा। बात समझ में आई। अब अगर बाई चांस सूर्य का प्रकाश कहां लंबवत है, कहां, विषुवत रेखा पर, चलो विषुवत रेखा पर लंबवत है। बात समझ में आई। तो मानने की बात है, ये वाली स्थिति ले ली मैंने और यहां लंबवत है। अब क्या करा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो किस तरफ लंबवत है, यानी कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो क्या चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में चलना स्टार्ट हो गया। तो जिस दौरान सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, उस दौरान पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। मानने की बात है, ये वाली स्थिति मैंने बताई, ये वाली स्थिति, ये इक्वेटर, ये मानने की बात है कर्क रेखा यहां पर है और यहां पर क्या है, मकर रेखा है। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूं, विषुवत रेखा की बात करता हूं, तो जब विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, यानी कि परपेंडिकुलर सन होगा, तो पहली तो बात वो कौन सी तारीख होगी जब वो लंबवत होगा, तो वो तारीख होगी आपकी, एक तो होगी 21 मार्च की तारीख और एक होगी 23 सितंबर। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां प्राप्त होता है, विषुवत रेखा पर, और इस स्थिति को क्या बोला जाता है, विषुव। यानी कि पृथ्वी की यह स्थिति क्या कहलाती है, विषुव कहलाती है। बात समझ में आई। ठीक है, विषुव कहलाती है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश प्राप्त होता है। बात समझ में आई। यह स्थिति क्या कहलाती है, विषुव। 21 मार्च वाली स्थिति को बोलते हैं बसंत विषुव, और 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या बोलते हैं, शरद विषुव। बात समझ में आई। अब जो ये वाली स्थिति है इक्वेटर वाली, 0 डिग्री अक्षांश वाली, ये स्थिति है 21 मार्च की। ठीक है, और ये वाली स्थिति जो है, ये वाली स्थिति है 23 सितंबर की। इसके बाद जब घूमकर वापस आएगा तो फिर यहां क्या आएगा, 21 मार्च। बात समझ में। यानी कि जो ये क्रम है ये चलता रहेगा कंटिन्यू, इस प्रकार ये चलता रहेगा इस प्रकार। बात समझ में। यानी कि यहां से यहां तक आने में 1 साल, फिर यहां से यहां तक आने में 1 साल, इस तरीके से पूरा क्रम चलता रहेगा। बात समझ में। अब 21 मार्च के बाद जो सूर्य का प्रकाश है वो किस तरफ जाएगा, कर्क रेखा की तरफ लंबवत होना स्टार्ट होगा। बात समझ में। किस तरफ, कर्क रेखा की तरफ लंबवत होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पर लंबवत है उस दौरान पूरी पृथ्वी पर दिन और रात दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आई। उस दौरान पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आई। और 21 मार्च के बाद क्या होगा, सूर्य कर्क रेखा की तरफ चलना स्टार्ट होगा, और जब सूर्य कर्क रेखा की तरफ चलना स्टार्ट होगा तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पहले यहां लंबा था, अब यहां इस तरफ चलना स्टार्ट हो, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे तथा रातें छोटी होनी स्टार्ट हो जाएगी, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे तथा रातें क्या हो जाएगी, बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आई। यानी कि जब सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़नी स्टार्ट हो जाएगी तो उस दौरान उस तरफ दिन बड़े तथा रातें छोटी, तथा जिस दौरान सूर्य की किरणें, लंबवत किरणें आपको दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त होगी, दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, उस दौरान क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े तथा रातें छोटी, तथा इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में, इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध, जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा, और जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा। ठीक है, उत्तरी में बड़ा तो दक्षिणी में छोटा, दक्षिणी में बड़ा तो उत्तरी में छोटा। बात समझ में। तो मैंने बताया कि इक्वेटर पर परपेंडिकुलर जो सन होगा वो कब होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को होगा। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, विषुव। इस दौरान पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, इक्वल होंगे। केवल कौन सी 2 तारीख, 21 मार्च और 23 मार्च, और 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषुव और 23 मार्च को, सितंबर को बोलते हैं शरद विषुव। बात समझ में आई। अब बात करता हूं कर्क रेखा की। कर्क रेखा
यानी कि सूर्य का प्रकाश जो लंबवत है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे मैंने कहा कर्क रेखा जो होती है, क्या कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा पर जो सूर्य का लंबवत प्रकाश प्राप्त होता है वो कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश मिलता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में, कहां? उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर में दिन जो होंगे वो बड़े होंगे, सबसे बड़े, और जो रातें होंगी वो सबसे छोटी होंगी। बात समझ में आई? 21 जून को, और इसे बोला जाता है कर्क संक्रांति, यानी कि कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति। बात समझ में आई? यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश क्या होगा? सूर्य का प्रकाश क्या होगा? लंबवत होगा, और इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन प्राप्त होंगे तथा सबसे छोटी क्या होंगी? रातें होंगी, और इस स्थिति को क्या बोला जाता है? कर्क संक्रांति बोला जाता है, यानी कर्क संक्रांति। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं मकर रेखा की। तो मकर रेखा की अगर मैं बात करूं, यानी कि ये वाली कंडीशन, यानी कि यहां पर कर्क रेखा पर लंबवत था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये होगा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। यहां बात करता हूं ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। मैंने ये बताया था ये कर्क रेखा होती है, ये क्या होती है? मकर रेखा, और ये है 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर का आपका भूमध्य रेखा। अब मकर रेखा पर जो सूर्य का लंबवत प्रकाश प्राप्त होता है वो होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़े होंगे, दिन तो क्या होंगे? सबसे बड़े, और रात क्या होंगी? छोटी। बात समझ में आई? यानी कि दिन क्या होंगे? बड़े होंगे, और रात क्या होंगी? छोटी होंगी। कब? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। इसे क्या बोला जाता है? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति या शीत संक्रांति। बात समझ में आई? मकर रेखा पर क्या होगा? 22 दिसंबर को लंबवत क्या होगा? सन जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सूर्य की जो किरणें होंगी वे लंबवत पड़ेंगी, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। मकर संक्रांति या शीत संक्रांति। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होंगे? बड़े, रातें क्या होंगी? छोटी होंगी। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में जो ऋतु होगी वो ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, और इस दौरान जब मकर रेखा पर लंबवत है तब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शीत ऋतु होगी। बात समझ में आई? अब अगर मैं बात करता हूं कर्क रेखा वाली, तो उस दौरान जब सूर्य का प्रकाश जिस भाग पर ज्यादा प्राप्त होगा, यानी कि जिस भाग पर ज्यादा प्राप्त होगा, ज्यादा टाइम के लिए प्राप्त होगा, उस दौरान वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी गर्मी वाला मौसम होगा, तथा दूसरे वाले पर क्या होगा? शीत ऋतु होगी। बात समझ में आई? तो इस अब मैं बात करता हूं कि ऐसा भी कोई जगह है क्या पृथ्वी पर? ऐसी भी कोई जगह है कि जिस पर दिन और रात हमेशा बराबर हो? तो ऐसी भी एक जगह है जो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। केवल उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि विषुवत रेखा पर हमेशा दिन रात बड़े और होंगे, दिन रात क्या होंगे? बराबर होंगे। जब विषुवत रेखा पर होगा सूर्य का प्रकाश लंबवत, तब पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत जाता है तो उस तरफ दिन बड़े तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे, तथा जब सूर्य का लंबवत प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलता है, यानी कि मकर रेखा की तरफ चलता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होंगे? छोटे होंगे। और जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर पहुंचेगा तो उस दौरान जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन, और अगर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी आपको दिन और रात के बारे में बताया है वो आपके सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।